वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पानीपत रिफाइनरी में पूछे जाने वाले जो 10 क्वेश्चन इंटरव्यू के थे उसका सॉल्व। यानी कि जो रिसेंटली जो है 2021 की जो वैकेंसी थी, जो 24/10/2021 में जो आई थी, तो उसमें जो है उसका इंटरव्यू हुआ था। तो उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ही रिपीटेबल था, सभी कैंडिडेट से लगभग पूछा गया था इंटरव्यू में। वो 10 क्वेश्चन जो है मैंने इसमें कवर अप किया है उसका आंसर के साथ। तो दोस्तों इसमें जो है चलिए देखते हैं कौन कौन से वो 10 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो पीएनआईडी का फुल फॉर्म क्या था। यानी कि जो है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, जो पीएनआईडी का फुल फॉर्म है, ये पूछा गया था। और पीएनआईडी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। पूछा गया था कि पीएनआईडी में जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का सिंबल क्या है, या रेसिप्रोकेटिंग पंप को कैसे पीएनआईडी में दिखाते हैं, या कोई डायफ्राम पंप है उसका सिंबल क्या है, या कोई जो है पिस्टन टाइप का पंप है उसका सिंबल क्या है, या कोई हमारा ब्लोअर है उसका सिंबल क्या है। तो सिंबल पूछे गए थे। पंप में जितने टाइप के पंप हैं उनके पीएनआईडी में सिंबल क्या है वो पूछे गए थे। उसके बाद वाल पूछे गए थे, वाल के सिंबल। जैसे बटरफ्लाई का वाल है तो उसको पीएनआईडी में कैसे डिनोट करते हैं, या कोई गेट वाल है, कोई ग्लोब वाल है, या कोई जो है आपका बाल वाल है तो उसको जो है पीएनआईडी डायग्राम में कैसे शो करते हैं वो पूछा गया था। यानी पीएनआईडी में वाल को कैसे, जितने भी टाइप के वाल हैं आपके 8-10 टाइप के वाल हैं उनको पीएनआईडी में कैसे शो करते हैं वो पूछा गया था। प्लस जितने भी टाइप के पंप हैं उनके सिंबल पूछे थे। इनके पंप के सिंबल, वाल्व के सिंबल, उसके बाद कंप्रेसर का सिंबल क्या है, टरबाइन का सिंबल क्या है, कलर कोड पूछे गए थे कि जैसे कोई आपकी जो है एल्कली लाइन है उसको कैसे, किस कलर में आप दिखाओगे। कोई जो है आपका एक तरह से एसिड की लाइन है उसको कैसे, पानी की लाइन को कैसे किस कलर से दिखाते हैं, नाइट्रोजन की लाइन को किस, यानी कलर कोड भी उसमें पूछा गया था। उसके बाद जो है दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कि हॉगिंग इजेक्टर क्या है, और यह सिंपल इजेक्टर और हॉगिंग इजेक्टर्स में क्या डिफरेंट है, ये पूछा गया था। तो इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है जो रिसेंटली इसी के साथ मैं अपलोड करूँगा, तो उसे भी आप देख लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसको समझाना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेगा। हमारे पास 10 क्वेश्चन है, उनको भी हमें देखना है। तो ये हमने ऑलरेडी इसमें वीडियो बना रखी है, अभी जस्ट रिसेंटली अपलोड हो जाएगी दोनों साथ में। और जो है पीएनआईडी का जितना भी ये पूछा हूँ मैं दोस्तों, ये इजी अवेलेबल है। आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे पीएनआईडी सिंबल सर्च करो पंप के, तो पंप के निकल आ जाएंगे, वाल के सर्च करोगे वाल के निकल आ जाएंगे, कंप्रेसर के, टरबाइन के। तो बस ध्यान रखना कि जो है करेक्ट जो है सिंबल जो है, कुछ सिंबल गलत भी हैं कहीं, जो है पंपों का सिंबल अलग अलग है। तो आप जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल जो है सही है, उन्हीं के सिंबल आप रट्टा मार सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तीसरा कि गेट वाल और ग्लोब वाल, ये बहुत लोगों से पूछा गया था कि गेट वाल और ग्लोब वाल के कोई 3 डिफरेंट बताइए, दोनों में क्या डिफरेंट है, 3 डिफरेंट बताना है। तो बहुत लोगों ने तो बता दिया था कि जो है गेट वाल में प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है, ग्लोब वाल में जो है प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है और गेट वाल में प्रेशर ड्रॉप कम होता है। सही है, ये भी है। दूसरा बहुत लोगों ने ये बताया था कि जो है गेट वाल मोस्टली जो है स्टीम के लाइनों में कम यूज होता है, जबकि ग्लोब वाल का यूज हम मैक्सिमम जो है स्टीम के लाइनों में यूज करते हैं। ये भी सही है। और ये भी पूछा गया था कि जो है बहुत लोगों ने ये भी बताया था कि जो है ग्लोब वाल जो है वो बहुत ही एक्यूरेट जो है कंट्रोलिंग के लिए होता है, और गेट वाल थोड़ा कम कंट्रोलिंग के लिए, मतलब एक्यूरेसी के मामले में, ये भी लोगों ने बताया था। लेकिन दोस्तों उसने फिजिकली पूछा था कि फिजिकली आप कैसे, जैसे प्लांट में हो और आपको बताना है कि गेट वाल और ग्लोब में क्या डिफरेंट है। तो फिजिकली में तो बस उसकी जो है, आप ग्लोब वाल की देखोगे तो उसकी ऐसे करके जो है ऐसे लास्ट में आके ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पे ग्लोब के टाइप का ये बन जाता है, ये ऐसे बन जाता है। तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि ये जो है ग्लोब वाल है। लेकिन जो है और एक जो है डिफरेंट है, जो मैंने दोस्त को बताया था कि अगर तुम शायद ऐसे भी समझा सकते थे
कि अब क्योंकि उसने फिजिकली पूछा था कि फील्ड में कैसे हमें पता कराना है। तो ग्लोब का तो आपको मैंने बता दिया कि ग्लोब का जो है ऐसे थोड़ा सा ऐसे झुक के तब ऐसे जाता, ऐसे ग्लोब में ये पूरा यहाँ पे ऐसे होता है, ये तो होता है ग्लोब का, देख के बता दोगे। लेकिन एक और चीज़ है गेट वॉल और ग्लोब में डिफरेंट, जो फिजिकली लेवल पे हम पता कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा व्हील बनाई है, व्हील, जिसको इसमें व्हील के फंसा के वाल को खोला या बंद किया जा सकता है। तो सपोज करना है आपको, कुछ करना नहीं, बस आप अगर प्लांट में काम किए हो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सपोज करो ये हमारे जो है व्हील है, ये हमारे क्या है दोस्तों, सपोज करो कि व्हील है, पंप की व्हील है, ओ सॉरी वाल की व्हील है। इसको हमें खोलना है, वाल को खोलना है या बंद करना है। तो सपोज करो कि गेट वाल है, ये हमारा गेट वाल है। गेट वाल को अगर आप खोलोगे या बंद करोगे तो क्या होगा, तो गेट वाल को अगर आप खोलोगे तो ये व्हील जो यहाँ पे टॉप पे है, ये व्हील धीरे धीरे क्या हो जाएगी दोस्तों, जैसे जैसे ये खुलेगा तो व्हील जो है, जैसे जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज व्हील को घुमाओगे तो ये धीरे धीरे जो व्हील जो है नीचे 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 यहाँ आ जाएगी और इतना जो है पिस्टन मतलब स्टेम जो है बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है, गेट वाल खुल गया। पहले जो है गेट वाल क्लोज, अगर गेट वाल को क्लोज करना है तो ये व्हील को जैसे जैसे क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो ये धीरे 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 ये क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ तक आ जाएगी, यानी कि ये पूरा इस समय बंद है। ये गेट वाल की पोजीशन, गेट वाल में इस समय क्या है कि ये जो है पिस्टन पे व्हील क्या है एकदम एकदम अटैच है, टॉप पे एकदम आके रुकी हुई है। अगर इसे खोलना है तो एंटी क्लॉकवाइज खोलोगे तो ये जो है हमारा स्टेम, सॉरी स्टेम जो है, स्टेम पूरा ऐसे निकल जाएगा, स्टेम ये निकल गया, व्हील नीचे आ गई, यानी कि ये गेट वाल है और ये इसका जो है स्टेम है बाहर निकला हुआ है। तो आप गेट वाल को पहचान जाओगे कि गेट वाल क्या है। गेट वाल का हमेशा जो स्टेम है और ये जो है वो जो है जो है वो दिखेगा, खुला रहेगा तो वो दिखेगा। अगर बंद करना है तो ये पूरा बंद हो जाएगा, नहीं दिखेगा, ऐसे पूरा इस पे आके लग जाएगी व्हील। तो एक ये डिफरेंट है। लेकिन अगर आप ग्लोब वाल में जाओगे तो ग्लोब वाल को अगर खोलोगे आप तो ग्लोब वाल में दोनों जो हमारे व्हील है और पिस्टन है दोनों साथ साथ बैठेंगे। ये जो व्हील है तो व्हील को जैसे कसोगे तो जो पिस्टन है नीचे की तरफ बैठता जाएगा और एकदम ऐसे ही जो है नीचे भी बंद हो जाएगा और खुलेगा तो बस इतनी गैप, वो नीचे की गैप दिखाएगी, ये नीचे की इतनी गैप दिखा देगी, इतनी गैप रहेगी तो समझ लो खुला है। और जब पूरा का पूरा ये अंदर चले जाएंगे, ये पूरा का पूरा जो है अंदर चला जाएगा और बस इतना ही ऊपर दिखेगा, यानी पूरा दोनों जो है दोनों का मूवमेंट जो है साथ साथ होगा। लेकिन गेट वाल का जो है मूवमेंट जो है, इसका जो स्टेम जो है खुलेगा तो ये पूरा ऐसे दिखेगा और बंद होगा तो ये ऐसे दिखेगा। लेकिन जो है यहाँ पे व्हील के पास इतना थोड़ा सा निकला रहेगा। लेकिन अगर ग्लोब की बात करोगे तो ग्लोब जो है, ग्लोब इन दोनों ये यहीं पे फिक्स हो जाएंगे, ये फिक्स होंगे और ये अंदर और ऊपर नीचे ऐसे होंगे और ये जो है यहीं पे फिक्स रहेंगे। इसमें व्हील जो है आगे पीछे नहीं होगी, आगे पीछे मूवमेंट नहीं होगी, व्हील जो है स्टेम के साथ फिक्स होगी। बस ये जो है अंदर को चला जाएगा, ये यानी कि ग्लोब में क्या हो जाएगा, पहले सपोज करो कि ये यहाँ पे रहा हो तो फिर ये जो है यहाँ पे रहा, फिर ये सीधे नीचे अंदर चला गया तो पूरा ये क्लोज कर लिया। और बाद में जब उठा तो पूरा ये जो है यहीं पे, यहाँ पे आप दूर से ही देख लोगे कि इतना अगर ऊपर उभरा हुआ है अंदर से नीचे की तरफ से तो ग्लोब वाल है। ग्लोब वाल को हमेशा मैक्सिमम जो है स्ट्रीम लाइन में हम पाते हैं, मैक्सिमम जो है स्ट्रीम लाइन में इसका यूज होता है, किसका, ग्लोब वाल का। तो स्टेम के द्वारा भी आप देख सकते हो कि अगर वाल का स्टेम जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है देखते ही तो वो गेट वाल है। अगर स्टेम जो है बाहर की तरफ नहीं निकला है, व्हील के साथ ही ऊपर नीचे हो रहा है तो वो क्या है, ग्लोब वाल है। तो एक ये हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही कॉमन था, बता सकते थे फिजिकली, ये फिजिकली पूछा गया था, फिजिकली कैसे हम शो करेंगे, पता करेंगे। चौथा जो है, ये आपको अगर काम कर रहे हो तो आप पता चल जाएगा, जितने भी समझाए हो। अगर काम नहीं किया हो तो थोड़ा सा समझना मुश्किल है, थोड़ा सा उसे खोल देखोगे तो तभी पता चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा पंप अनलोड ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, व्हाट इज द रीजन। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई पंप चल रहा है और चलते चलते उसका जो है वो अनलोड हो गया, मतलब
2 घंटा चला, उसके बाद 2 घंटे के बाद अपने आप उसका प्रेशर डाउन हो गया, अनलोड हो गया। तो क्या रीज़न है? तो बहुत लोगों ने तो मतलब सबने अलग अलग अपना दिया, लेकिन इसका जो है सबसे अच्छा जो है कि अगर पंप चलते चलते अनलोड हो जा रहा है तो इसका सबसे जो है अच्छा आंसर है कि वो जो कहीं से ना कहीं से दोस्तों एयर ले रहा है, एयर ले लिया, जिसकी वजह से वो अनलोड हो गया, कैविटेट हो गया। इसका ये सही रीजन होगा। तो इसके लिए उसने ये भी पूछा था कि क्या रीजन है, उसका क्या रीजन है और उसका क्या है रेमेडीज एक्शन, कि एक्शन क्या लोगे आप, करोगे क्या अगर आपका पंप चलते चलते अनलोड हो गया। तो सबसे पहले उसका रीजन बताओ, फिर उसको कैसे उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे, उसका रेमेडीज एक्शन क्या है वो पूछा था। तो रेमेडीज एक्शन यही है कि अगर पंप में ग्लैंड है, जैसे कोई पंप होते हैं ना, बहुत सारे पंप होते हैं जो जिनमें मैकेनिकल सील की जगह पे हम ग्लैंड यूज करते हैं, तो आप ग्लैंड टाइट कर दो। वहाँ से अगर ग्लैंड लीकेज है या ग्लैंड जो है लूज हो गया है, ढीला हो गया है, तो वहाँ से भी एयर जा सकती है, तो ग्लैंड को टाइट करा सकते हो तो भी वो अटेंड हो जाएगा। या कैविटेशन बहुत सारे वजह से हो सकता है, या कहीं से और ले सकता है, तो सारे जो है कहीं से हो सकता है, लाइन लीकेज है या फ्लेंज लीक कर रही है जिसकी वजह से वो एयर सक कर रहा है, वैक्यूम ब्रेक हो जा रहा है जिसकी वजह से वो पूरा प्रॉपर प्रेशर डेवलप नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है पंप के अनलोड होने से। इस जिसको मैंने अपने वीडियो में जो है पंप वाले पूरे सेक्शन में बता रखा है कि अगर पंप फ्लो ना करे तो क्या रीजन है, तो उसमें कम से कम 10-15 रीजन है, आप वहाँ भी देख सकते हो। और मोटा मोटा ये भी हम अभी यहाँ भी बता सकते हैं कि एक तो हमारा कैविटेशन की प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि स्टेनर चोक हो गया हो, या हो सकता है कि जो है जहाँ से वो सक कर रहा है उसमें लेबल ही ना हो, प्रॉपर लेबल ही ना हो, या जो है जो टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा हो जिससे वेपर फॉर्मेशन ज़्यादा हो जिसकी वजह से वो कैविटेट हो गया हो। तो कुल मिला के ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपका पंप चलते चलते अनलोड हो जा रहा है तो क्या रीजन है और कैसे उसे लोड दिलाओगे, रेमेडीज एक्शन क्या लोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ टू स्टार्ट अ पंप, एक आप पंप को कैसे स्टार्ट करोगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये बता दिया था कि सबसे पहले सक्शन खोलेंगे, उसके बाद जो है जहाँ जो भी है प्राइमिंग करेंगे, पता ना क्या क्या उन्होंने पहले ही बता दिया, जो बहुत ही गलत था, बिल्कुल गलत था, रॉन्ग था। और बहुत लोगों ने बहुत अच्छे आंसर इसका दिया कि सबसे पहले हम जो है हाउ टू, उसने तो बोल दिया कि हाउ टू स्टार्ट आप हमको कैसे स्टार्ट करोगे। तो बहुत सारे लोग थे जो डायरेक्ट बोल दिए कि सक्शन खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो बहुत गलत था। और कुछ लोगों ने बहुत एक्यूरेट जवाब दिया कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस टाइप का पंप है। सबसे पहला काम हमारा किस टाइप का पंप है, सेंट्रीफ्यूगल है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को कैसे स्टार्ट करते हैं वो प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। अगर रेसिप्रोकेटिंग है तो उसको स्टार्ट कैसे करते हैं वो प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल है तो सक्शन उसका तो खोल देंगे लेकिन डिस्चार्ज बंद रखेंगे, और इसका अपोजिट अगर रेसिप्रोकेटिंग है तो उसका सक्शन भी खुलेगा, डिस्चार्ज भी खुलेगा, पीएसवी भी लाइन में होगी। तो इस क्वेश्चन ये बहुत ही समझ लो कि फंसाने वाला क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टार्ट अ पंप। तो इसको पहले आप समझिए कि इससे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो आप इंटरव्यूअर से कि सर किस टाइप का पंप है, किस टाइप का पंप है जिसे हमें स्टार्ट करना है। अगर वो बताया कि सेंट्रीफ्यूगल है तो सेंट्रीफ्यूगल वाला पूरा प्रोसीजर अपनाओ जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अगर रेसिप्रोकेटिंग का तो रेसिप्रोकेटिंग वाला पूरा प्रोसीजर एसओपी जिसे कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो अप्लाई करो खुद और पंप को स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेयर वी यूज मोटर ऑपरेटेड वॉल्व। दोस्तों इसमें जो है बहुत लोगों ने जो है गलतियां की और किसी को ये जो है अच्छे से क्लियर भी नहीं था कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों मोटर ऑपरेटेड वॉल्व में मैक्सिमम लोगों ने जिनसे बात हुई उन्होंने यही आंसर दिया था कि सर जहाँ पे हाई प्रेशर हो, हाई प्रेशर का फ्लूइड हो, जैसे 90 kg 100 kg या 150 kg का प्रेशर हो लाइन में,
तो उसको ऑपरेट करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे मोटराइज वाल्व लगा देते हैं, मोटर ऑपरेटेड वाल्व लगा देते हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे आप ओनली आइसोलेशन वाल्व लगा दोगे तो आप जाके खोलोगे तो 150 केजी का प्रेशर कैसे सडनली खोलोगे, बहुत मेहनत लगेगी। तो वहाँ पे आप मोटर ऑपरेटेड वाल्व लगा सकते हो। तो ये कुछ हद तक सही है, बहुत मैक्सिमम ये सब सपोज करो सही है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट थे जिन्हें उन्हें बताना चाहिए। जैसे एक पॉइंट तो ये है कि जो मोटर ऑपरेटेड वाल्व होते हैं मैक्सिमम उस लाइन में, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम पूरा क्लियर नहीं कह रहा हूँ, जैसे 70 से 80% जितने भी मोटर ऑपरेटेड वाल्व होते हैं वो उस लाइन में लगते हैं जहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो इनफ्लेमेबल होता है, फ्लेमेबल नहीं होता है। अब इनफ्लेमेबल क्या है दोस्तों, जैसे लाइन में कुछ ऐसा फ्लेमेबल लिक्विड जा रहा है जो मोटर जानते हो, मोटर है, मोटर से जो है इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट कर सकता है। तो मोटर जो है इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर जनरेट करेगा, अगर कोई भी फ्लूइड जो है फ्लेमेबल है, बहुत ही तुरंत आग पकड़ने वाला है, थोड़ा सा ही स्पार्क मिले आग पकड़ लेगा, तो उसमें क्या करेगा वो, वहाँ पे इसको नहीं यूज करते, वहाँ पे हम मोटर ऑपरेटेड वाल्व नहीं यूज करते। कुछ जगह पे करते हैं, ये तो एक तरह से वो है दोस्तों, एक तरह से कह सकते हैं कि अपवाद कह लो। लेकिन अगर अच्छे मायने में देखें जाए तो मोटर ऑपरेटेड वाल्व हमेशा उस लाइन में यूज करते हैं जहाँ पे जो फ्लूइड है वो इनफ्लेमेबल है। जैसे आप यूरिया प्लांट में देखोगे तो यूरिया प्लांट में मैक्सिमम वाल्व जो है हाई प्रेशर लाइन में लगे हैं, वो मोटर ऑपरेटेड है। क्योंकि ये वो जो है अमोनिया या कार्बामेट या यूरिया सोल्यूशन के लाइन में लगे हुए होते हैं, जिन जो ये जो है बिल्कुल इनफ्लेमेबल है, इनमें आग बिल्कुल कम लगते हैं, आग लगने का कोई चांस ही नहीं है। जितना स्पार्क जनरेट करेगा उससे अमोनिया में आग तो लगेगी नहीं, या जो अमोनिकल सोल्यूशन लाइन है या कार्बामेट की लाइन है वो तो आग पकड़ेगी नहीं। तो उस यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड वाल्व या मोटर ऑपरेटेड वाल्व MHV जिसे कहते हैं, इसका यूज हमेशा उस लाइन में करेंगे जहाँ पे जो फ्लूइड है वो इनफ्लेमेबल हो। और ये जो है 70 से 80% वहाँ पे देखा भी गया है। लेकिन कुछ जगहों पे जो है जो फ्लेमेबल भी लाइन में लिक्विड जा रहा है वहाँ भी ये लगा दिया जाता है, जो कि एक तरह से अपवाद कहा जाता है। अगर आप ये बताते तो भी सही होता। और एक तो प्रेशर वाली है कि हाँ भाई प्रेशर की लाइन में MHV लगा देंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे व्यक्ति जो है अगर खोलेगा तो एक साथ 4 लोग लग जाएंगे, 4 लोग 5 लोगों को लगना पड़ेगा तब जाके उस वाल्व को खोला जाएगा। तो एक तो हाई प्रेशर का ऑप्शन सही है, और दूसरा जो है जो फ्लूइड है वो इनफ्लेमेबल होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट कहाँ पे MHV लगती है, तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि तीसरा जो पॉइंट है ये है कि जहाँ पे क्विक ओपन क्विक क्लोज, यानी कि बहुत तेजी से रिस्पॉन्स हमें चाहिए, तुरंत खुलना चाहिए। जैसे आप जो है एयर का वाल, जैसे एयर से खुलने वाले अगर वाल लगा दोगे, एयर से जो एयर फेल टू ओपन एयर फेल टू क्लोज अगर लगाओगे आप, तो एयर से धीरे धीरे करके वो खुलेगा, तुरंत नहीं खुलेगा। लेकिन मोटर ऑपरेटेड वाल्व यह है ये तुरंत ओपन हो जाते हैं, तुरंत क्लोज होता है, यानी कि जहाँ पे क्विक जो है ओपनिंग या क्विक क्लोजिंग होनी चाहिए वहाँ पे आप MHV का यूज करते हो। यानी कि मोटर ऑपरेटेड वाल्व जहाँ पे क्विक बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स चाहिए खोलना या बंद करना, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, जैसे सेफ्टी इशूज है कि अगर तुरंत नहीं खुला तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कोई लाइन ब्रस्ट कर सकती है, कोई केमिकल बाहर आ सकते हैं, वहाँ पे MHV का यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्विक रिस्पॉन्स करेगा। और ये दोस्तों बेसिकली जो है ऑन ऑफ टाइप का होता है, फुल्ली ओपन और फुल्ली क्लोज टाइप का ये होता है। इससे कंट्रोलिंग नहीं होती है, या तो पूरा खुल जाएगा या तो पूरा बंद हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप वहाँ पे रख सकते हो कि मोटर ऑपरेटेड वाल्व का यूज हम कहाँ करते हैं। बहुत लोगों से पूछा गया था, बहुत लोगों ने बस लिमिटेड आंसर दिया था, जबकि मैंने 3-4 पॉइंट को कवर किया। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है, उसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द प्रेशर ड्रॉप इन लाइन, किसी भी लाइन में प्रेशर ड्रॉप क्या होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ये हमारे क्या है, एक तरह से यहाँ पे नहीं ऊपर में बना दे रहा हूँ, ये तो हो गया आपका, ये आपकी कोई लाइन है, सपोज करो ये लाइन है। इसमें पूछा गया था कि वो
सॉरी, व्हाट इज द प्रेशर ड्रॉप इन लाइन, लाइन में प्रेशर ड्रॉप क्या होता है या लाइन में प्रेशर ड्रॉप कैसे होता है, ये पूछा गया था। बहुत सिंपल है दोस्तों। ये कोई लाइन है, लाइन में ये आपका कोई पंप है, पंप ने जो है डिस्चार्ज किया कितना 10 केजी प्रेशर, 10 केजी का प्रेशर जो है इस लाइन में जो है पंप ने डिस्चार्ज किया। तो ये जो लाइन है, इस लाइन में जो फ्लूइड जा रहा है 10 केजी का जा रहा है, और इसको कहाँ पे जाना है दोस्तों, दूसरे पॉइंट पे। ये ए पॉइंट से चला बी पॉइंट पे इसको जाना है, बी पॉइंट पे कोई टैंक है वहां पे इसको स्टोर करना है। तो बीच में लाइन में क्या क्या हो सकता है दोस्तों, ये पंप की लाइन है। पंप की लाइन में सबसे पहले एक तो आपका एनआरवी लग सकता है, एनआरवी है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है पीजी लग सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपका टीजी प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज हो सकता है। इसी लाइन में आपने पीएसवी लगा सकते हो, पीएसवी भी लगा रखा है। हो सकता है इसी लाइन में आपने जो है आरडी यानी कि रेप्टर डिस्क भी लगा रखा है। हो सकता है इसी लाइन में आपने जो है ट्रिप लॉजिक लगा रखा है, ये ट्रिप लॉजिक हो गई। हो सकता है इसी लाइन में आपने अलार्म कोई लगा रखे हो, अलार्म या एनालाइजर, एनालाइजर के कितने पीएच का जा रहा है, पीएच मीटर सपोज करो, एनालाइजर पीएच एनालाइजर लगा रखे हो इसी लाइन में। हो सकता है इसी लाइन में आपने जो है कोई कंट्रोल वाल लगा सकते हो, यहाँ पे जैसे कंट्रोल वाल हुआ, एक तरह से कंट्रोल वाल लगाए हो सकता है यहाँ पे कोई आइसोलेशन वाल लगाए हो जो आईवी हो गया, या हो सकता है इसमें आप जो है कोई अन्य कोई और जो है जिससे आप कहते हो यार कुछ भी डिस्टेंस स्विच वगैरह कुछ भी हो, इतने सारी चीजें लगा रखे हो, है ना दोस्तों। तो आपने 10 केजी का यहाँ पे इंटर किया, और जब यहाँ पे ये बी पॉइंट पे पहुंचा तो ये पहुंचा दोस्तों 8 केजी पे। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, 10 केजी का आपने ए पॉइंट से भेजा और बी पॉइंट तक पहुंचते वक्त ये जो है 8 केजी का हो गया। क्यों गया, क्योंकि लाइन में अपने प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, पीएसवी, रेप्चर गेज, ट्रिप लॉजिक, अलार्म, पीएच इंडिकेटर, कंट्रोल वाल, आइसोलेशन वाल, या और भी एनआरबी हो गई, या कोई एक तरह से स्टेनर तो सॉरी सक्शन लाइन में होता है, और कोई पॉइंट हो सकता है आपने लगा रखे हो। तो इन सभी की वजह से जो प्रेशर ड्रॉप हुआ उसे ही हम कहेंगे दोस्तों लाइन का प्रेशर ड्रॉप, उससे ही कहेंगे प्रेशर ड्रॉप इन लाइन। लाइन में प्रेशर ड्रॉप यही होता है कि लाइन में ढेर सारे हमारे इक्विपमेंट होते हैं और उनकी वजह से हमारा जो है प्रेशर ड्रॉप होता है। और वो इक्विपमेंट का नाम बता दो कि ये इक्विपमेंट लगे होते हैं जिसकी वजह से वो प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। उसे ही हम लाइन का प्रेशर ड्रॉप कहते हैं। प्रेशर ड्रॉप अगर निकालना है तो अगर प्रेशर ड्रॉप हमेशा निगेटिव में आता है, तो यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, 8 माइनस 10 कर दो तो -2 केजी का यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो गया। और लाइन का प्रेशर ड्रॉप क्या है, किन वजहों से हुआ, वो आप बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्टिलेशन टावर में, जो डिस्टिलेशन टावर है उसमें जो है टेम्परेचर और प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होता है। यानी कि इसे ये समझिए कि आपके पास डिस्टिलेशन टावर है तो बॉटम का टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा होता है या टॉप का टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा होता है। कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, डिस्टिलेशन टावर के टॉप पे या डिस्टिलेशन टावर के बॉटम पे, ये पूछा गया था। और क्यों होता है, तो दोस्तों ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी थी, और ये जो है 2014 में एक सीनियर ने भी बताया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत में कि डिस्टिलेशन टावर में जो है टॉप का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है, या टॉप का टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होता है। तो ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, फिर भी इसमें बता दूं कि प्रेशर और टेम्परेचर डिस्टिलेशन टावर में कहाँ पे अधिक होते हैं, तो वो होते हैं सबसे ज़्यादा अधिक होते हैं दोस्तों बॉटम में, बॉटम पार्ट में। यानी कि जहाँ पे हमारा रिबॉइलर होता है, रिबॉइलर जहाँ पे आपको फिर से रीजनरेट वेपर को करके यूज करते हैं, रिबॉइलर के बॉटम, रिबॉइलर का जो पॉइंट होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमारा डिस्टिलेशन टावर ये बॉटम है, तो बॉटम का सोल्यूशन लेके हम रिबॉइलर में भेजते हैं, फिर ये यहीं पे फिट करता है, और ये हमारा टॉप है, टॉप से हमारा कंडेंसर में चला गया। तो बॉटम का जो है टेम्परेचर भी अधिक होगा और प्रेशर भी अधिक होगा, क्योंकि कोई भी चीज होती है, अगर प्रेशर की बात करें तो
प्रेशर अगर यहाँ पे लो हो जाएगा तो ये ऊपर उठ ही नहीं पाएगी वेपर। वेपर कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में। तो यहाँ पे जो वेपर जनरेट होगी उसका प्रेशर अधिक होगा, तभी तो ये लो से हाई की तरफ मूव करेगी। तो यानी कि प्रेशर भी यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा, तभी तो हाई से नीचे अगर हाई होगा तभी तो वो ऊपर उठेगी, क्योंकि ऊपर लो होगा। तो ऊपर का प्रेशर हमारा डिस्टिलेशन टावर का लो होता है और नीचे का प्रेशर डिस्टिलेशन टावर के हाई होता है। अब टेम्परेचर की बात करें, चूंकि ये रिबॉइलर है, रिबॉइलर तुरंत जो है फिर से जो है लिक्विड को रिबॉयल करके लेटेंट हीट देके उसका फेज यहीं पे चेंज कर दिया। तो रिबॉइलर का भी यहीं पे हमारा आउटपुट होता है, यहीं पे देता है, डिस्चार्ज करता है। तो इसीलिए यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। और टेम्परेचर और एक तो टेम्परेचर यहाँ अधिक रिबॉइलर की हीट की वजह से होगा, और दूसरा जो है यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक लिक्विड का जो है दोस्तों, लिक्विड जो होते हैं हमारा लिक्विड जो है एक अपना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दबाएगा। नीचे हमारा लिक्विड स्टोर होता है, तो कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे तो लिक्विड अगर किसी वेसल में लिक्विड नीचे है तो उसका भी तो कोई प्रेशर होगा। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, कहाँ पे, बॉटम में, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है प्रेशर ज़्यादा होगा। और एक टेम्परेचर और ज़्यादा होने का एक रीज़न है बॉटम में, क्योंकि दोस्तों जितनी भी एक तरह से अगर डिस्टिलेशन टावर की बात करें पेट्रोलियम की, तो लास्ट में हमारा क्या बचता है, कोलतार बचता है। तो कोलतार एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक तरह से उसमें जो है हीट स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वो हीट ज़्यादा अपने आप में स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे बॉटम में जो बॉटम प्रोडक्ट मिलता है उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, मतलब बहुत लेस वोलेटाइल होता है। उसकी बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा होती है और वो लेस वोलेटाइल होगा, यानी कि जब लेस वोलेटाइल होगा तो उसको आप ज़्यादा टेम्परेचर दोगे कि और ये इसमें से जो भी है थोड़ा बहुत 2 या 3% में मोर वोलेटाइल वो अलग हो जाए, तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो ज़्यादा टेम्परेचर वो लेगा। उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है या हीट को एब्जॉर्ब करने की ताकत है जो लेस वोलेटाइल है वो ज़्यादा होती है, और वो बॉटम में पड़ा रहता है। इसकी वजह से बॉटम का टेम्परेचर और अधिक होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने जो वीडियो बनाई है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, तो उसे देख लेना, वहाँ भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि व्हाट इज अ टीएलवी, टीएलवी क्या है और अमोनिया की टीएलवी कितनी होती है, ये पूछा गया था। और बहुत सारे लोगों से तो क्लोरीन की जो है टीएलवी पूछी गई थी, क्लोरीन की टीएलवी कितनी है। तो टीएलवी क्या है दोस्तों, टीएलवी इसका फुल फॉर्म होता है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या होती है कि ये जो है वो वैल्यू होती है जिससे हमारा कोई भी वर्कर जो है 8 घंटे जो है उस वैल्यू के अंतर्गत 8 घंटे काम करेगा तो उसके हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, अमोनिया की टीएलवी जो है 25 ppm है, यानी कि इन्वायरमेंट में अगर 25 ppm है, वर्क प्लेस पे अगर अमोनिया 25 ppm है तो व्यक्ति 8 घंटे काम करेगा तो उस पे कोई हेल्थ इशू नहीं आएगी। अगर ये 25 से 26 हो गई तो वो क्या है, उसके हेल्थ पे इफेक्ट होने लगेगा। वो 8 घंटे अगर काम करेगा तो अब उसका हेल्थ खराब हो सकता है। तो ये जो टीएलवी होती है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, ये अमोनिया की 25 होती है और ये बताती है कि वर्कर जो है उतनी जो है एटमॉस्फेयर में अगर अमोनिया है तो वो आराम से 8 घंटे काम कर सकता है। उसके नीचे है तो और अच्छी बात है, अगर लेकिन अगर उससे ऊपर एक्सेस कर जाएगी तो वो अगर 8 घंटे काम करेगा तो उसके हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। और कुछ क्लोरीन की पूछा गया था, क्लोरीन की टीएलवी कितनी है, तो क्लोरीन की टीएलवी 0.5 ppm है, यानी कि 0.5 ppm इन्वायरमेंट में रहेगा तो व्यक्ति 8 घंटे आराम से काम करेगा तो कोई हेल्थ इशू नहीं होंगे। अगर 0.5 ppm से ज़्यादा क्लोरीन पाई जाती है वर्क प्लेस पे तो वो व्यक्ति को अगर 8 घंटे काम करेगा तो उसके साथ हेल्थ इशू आ सकते हैं। तो टीएलवी बस वही है, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, मतलब जो ये बताती है कि 8 घंटे अगर कोई वर्कर काम करे उस वैल्यू पे तो उससे हेल्थ का कोई नुकसान नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि पोस्ट इंडिकेटर वॉल क्या होता है, पोस्ट इंडिकेटर वॉल क्या होता है और इसका यूज कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं।
तो ये तो मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं था, क्योंकि मैंने भी जब पहले सुना तो मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं था कि पोस्ट इंडिकेटर वाल्व क्या होता है और इसका यूज कहाँ पे होता है। तो ये दोस्तों क्या होता है, इसका यूज जो है, जैसे ये हमारी सरफेस है, ये जमीन है, जमीन का जो है ऊपरी सतह है, और एक अंडरग्राउंड लाइन जो है, लगभग इसकी लेंथ जो है, जमीन जो ऊपरी सरफेस है, ये जो है 100 मीटर, 100 मीटर जो है एक जो है अंडरग्राउंड पाइपलाइन कोई जा रही है, पाइपलाइन जा रही है, और ये पाइपलाइन जा रही है, ठीक है, 100 मीटर नीचे से। और इस पाइपलाइन से एक ये एरिया है, इस एरिया में जो ये अलग कोई स्टेट है, स्टेट ए है, और यहाँ से कोई स्टेट बी है, यहाँ से जो है स्टेट बी है, और ये अगर सीधे जा रही है तो ये हमारा सपोज करो स्टेट सी है। यानी कोई जो है ए स्टेट बी स्टेट, मतलब कोई भी है, कोई यहाँ पे सपोज करो ये यूपी को, यूपी है, ये सपोज करो कि आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है, और ये सपोज करो आपका जो है बिहार है, बिहार। तो ये पाइपलाइन है, कोई पाइपलाइन एनजी, सपोज करो कि एनजी गैस की पाइपलाइन है, ये इधर से आई और ये जो है यूपी को चली गई, और ये यहाँ पे एक वाल लगा, और फिर एक यहाँ पे हमारा वाल लगा जो कहाँ भेज रहा था, एमपी को भेज रहा था, और एक यहाँ से एक और वाल लगा दिया जो कहाँ पे भेज रहा है, बिहार को भेज रहा है, स्टेट बिहार को भेज रहा है। तो अब देखिए ये जमीन से कितने नीचे जा रही है, 100 मीटर, 100 मीटर नीचे से ये पाइपलाइन जा रही है। तो अगर किसी भी कंडीशन में जो ये एनजी गैस भेज रहा है, वो अगर जो यूपी को जा रही है लाइन, उस वाल को अगर वो आइसोलेट करना चाहे तो कैसे करेगा? क्या वो वहां पे खुदाई करते हुए 100 मीटर तक खुदाई करेगा, उसके बाद यहाँ आके वाल बने करेगा? नहीं। या कोई एमपी को जो लाइन जा रही है उसके वाल को अगर बंद करना है, सप्लाई रोकनी है, तो क्या वो 100 मीटर नीचे आदमी को भेज के या 100 मीटर तक खुदाई करके फिर वो वाल को ऑपरेट कराएगा? नहीं। या इसी तरह बिहार की सप्लाई रोकनी है तो क्या वो 100 मीटर गहरा गड्ढा खोल के उस वाल को पहले ढूंढेगा, उसके बाद उसको बंद करेगा? नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे हमारा वाल आता है जो वो आता है यूज, वो होता है PIV, यानी कि पोस्ट इंडिकेटर वाल। पोस्ट इंडिकेटर वाल क्या होता है दोस्तों, कि ये जो है वाल, सपोज करो ये वाल है, इसको बंद करना है, ये 100 मीटर जमीन के नीचे वाल है, इसको बंद करना है, तो ये यहीं पे इसके स्टेम से क्या करते हैं, 100 मीटर की जो है 100 मीटर की जो है एक तरह से क्या निकाल देते हैं, स्टेम निकाल देते हैं इसके वाल से, वाल इसके स्टेम से ये इतना चिपका के एकदम वेल्ड करके स्टेम ऊपर निकाल देते हैं, और जो यहाँ पे व्हील होती है इसे ऊपर सरफेस पे लाके कर देते हैं ऐसे। और फिर आप ऊपर से जो है वाल को बंद कर सकते हो और खोल सकते हो, आपको इतने अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे इन्होंने क्या किया, 100 मीटर की जो है एक स्टेम लगाई, उसके साथ इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और पूरा ये ऊपर सरफेस पे लाके जो है व्हील को बाहर कर दिया, और उसको आप इजीली ऑपरेट करोगे तो वो 100 मीटर जाके अपना इफेक्ट दे देगा, वो यहाँ पे ग्राउंड से हो जाके इसको बंद कर देगा। कहीं की भी अगर सप्लाई रोकनी है आप रोक सकते हो, जैसे यहाँ पे इसके स्टेम से आप लगा दिए, इसके स्टेम से कनेक्ट कर दिए वेल्ड करके, फिर इसको क्या किए आप बंद कर दिए तो बंद हो जाएगा, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल और समझाता हूँ, ये अगर आपको ना समझ में आया हो तो दूसरा एग्जांपल से आप समझिए कि यहाँ पे कि ये हमारा एक टैंक है और ये हमारा दूसरा टैंक है, ये टैंक A है और ये B है, और यहाँ पे हमारा इंटरकनेक्शन वाल है, यहाँ पे इंटरकनेक्शन वाल है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे पानी यहाँ पे भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है। अब जो है आप जो है इस वाल को अगर आपको ऑपरेट करना है तो आप क्या करोगे, सीढ़ी लगा के नीचे आओगे, सीढ़ी लगा के नीचे आओगे, उसके बाद इस वाल को बंद करोगे। तो ये भी कर सकते हो, लेकिन बार बार आप नीचे उतरोगे बंद करोगे तो ये जो है एक तरह से अनसेफ कंडीशन है।
हम ऐसा क्या करें, हम यहाँ पे क्या करें, इसी वाल की जो स्टेम है इससे एक और लंबा स्टेम हम क्या करें, जोड़ दें। और उस जहाँ पे यहाँ पे हम व्हील लगाए थे अब यहाँ पे लगा दो। तो आप ऊपर से ही इसको इजीली ऑपरेट कर दे रहे हो, ऊपर से ही। इतना सपोज करो ये टैंक जो है ये टैंक से ऊपरी सरफेस से ये 100 मीटर नीचे था, तो आप जो है 100 मीटर का स्टेम ऊपर लगा दो और ऊपर से ऑपरेट कर दो। तो इस टाइप के जो वाल होते हैं उन्हें हम PIV कहते हैं, यानी कि पोस्ट इंडिकेटर वॉल कहते हैं। तो इसके अलावा और जो है क्वेश्चन और भी थे दोस्तों, लेकिन इसमें बहुत ये टाइम ले ली, तो इतना ही आप इसमें समझिए। नेक्स्ट टाइम में मैं और अदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करूंगा। आप PIV को अच्छे से जो है PIV का बस वो गूगल पे डालिए नाम, तुरंत सर्च कीजिए, तुरंत वो इमेज निकल के आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि जहाँ पे जमीन के अंदर जो है अंडरग्राउंड लाइन है उस वाल को ऑपरेट करना होता है। तो उस वाल तो वहाँ पे हम जो है PIV का यूज करते हैं, पोस्ट इंडिकेटर वाल का यूज करते हैं। और इसमें जो है इसका मेन फंक्शन बस यही है कि जो वहाँ पे व्हील लगा के हम नीचे से जो बंद करते हैं उस व्हील को हटा के वहाँ के स्टेम को और ऊंचा करके लंबा करके जमीन तक ला के जहाँ पे अप्रोच आपका अच्छा हो वहाँ पे जाके कनेक्ट कर दीजिए। और इजीली जैसे आप व्हील बंद करोगे ये बंद हो जाएगा, व्हील को जैसे खोलोगे वो खुल जाएगा। तो ऐसे पॉइंट पे जो है PIV वाल यूज होते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।